ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आज हम टॉपिक ले रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड ऑफ हायर डिग्री। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिनका ऑर्डर 1 है लेकिन डिग्री ज़्यादा है। डिग्री ज़्यादा है यानी 2, 3, 4 कोई भी डिग्री हो सकती है, लेकिन ये फिक्स्ड है कि इस पूरे चैप्टर में हर एक क्वेश्चन में ऑर्डर 1 ही होगा। तो इसे स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि अगर हम ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन कोई सोच रहे हैं तो वो कैसी होगी। तो एक इक्वेशन ले रहे हैं cy इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स प्लस ए, जहां पर जो a है ये प्योर कांस्टेंट है और जो c है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। प्योर कांस्टेंट ऐसी वैल्यू जिसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे आप किसी नंबर 5 को लीजिए, तो वो जो नंबर 5 है वो चाहे फिजिक्स में लिखा हो, मैथ में लिखा हो, किसी और सब्जेक्ट में लिखा हो, किसी और बुक में लिखा हो, तो 5 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये इस तरह का नंबर है, ये प्योर कांस्टेंट है। और दूसरा जो हमने लिखा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐसी वैल्यू है जिसको आप अपनी इच्छा से चेंज कर पा रहे हैं। जैसे कभी आप सी की वैल्यू को 1 ले सकते हैं, कभी आप सी की वैल्यू को 2 ले सकते हैं। तो सी की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे और आपको नए नए कर्व्स मिलते जाएंगे, लेकिन वो सभी कर्व एक ही फैमिली के होते हैं, इसलिए हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स। अब हम इसके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, c dy अपॉन dx इज इक्वल टू c स्क्वायर, x का डिफरेंशिएशन 1 और a का 0। जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसे कैसे पता करें कितने ऑर्डर और कितने डिग्री में आएगी। तो हमने देखा कि इसमें एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c है, इसका मतलब एक ही बार डिफरेंशिएशन करने की जरूरत है और जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी उसका ऑर्डर 1 होगा। डिग्री क्या होगी, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसके यहाँ पर हाईएस्ट पावर हमें 2 दिखाई पड़ रही है, इसका मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसकी डिग्री 2 होगी। अब हमारा प्रोसेस है कि हम c को एलिमिनेट करें, तो c की वैल्यू ले लेते हैं c इक्वल टू dy अपॉन dx और इन दोनों इक्वेशन से c को एलिमिनेट करते हैं। नाउ एलिमिनेटिंग c, तो c जो कि dy अपॉन dx है उसे यहां पर पुट करें, तो y dy अपॉन dx इक्वल टू x dy अपॉन dx स्क्वायर प्लस a। और अपने आप को बार बार इससे बचाने के लिए कि बार बार हमें dy अपॉन dx लिखना पड़ेगा, हम इसे p लिख रहे हैं, yp xp स्क्वायर प्लस a। तो इस चैप्टर में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं जिनका ऑर्डर 1 है लेकिन डिग्री 1 से ज़्यादा है, 2 भी हो सकती है, 3 हो सकती है। तो ये तो प्रोसेस हुआ। अब इसमें देखा आपने कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है ये तो आपको क्वेश्चन दिया होगा और ये जो आपने लिया है ये आपको सोल्व करना है। तो आपको यहाँ से यहाँ पर जाना है, यानी जो यहाँ पर आप डिफरेंशिएशन कर रहे थे अब आपको इंटीग्रेशन करके वापस यहाँ बताना है। इसका मतलब आपको कैसे आंसर मिलने वाले हैं, एक तो ये क्योंकि ऑर्डर पूरे चैप्टर में 1 है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सिर्फ एक ही आएगा, तो आप देख रहे हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ही c ही है। दूसरा इसकी डिग्री कितनी है ये बताएगा कि इसमें c की कितनी पावर आ जाएंगी। यहाँ पर डिग्री 2 है तो c की पावर भी यहाँ पर मैक्सिमम 2 ही आया है। तो जितनी डिग्री की इक्वेशन है c की पावर भी उतनी ही हो जाएंगी। तो ये हम इस तरह का एक रिलेशन समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन दिए गए होंगे और हमारे जो आंसर्स आएंगे वो इस तरह से आएंगे। अब बात आती है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनका इंटीग्रेशन हम किस मेथड से और कैसे करेंगे। तो इसके 3 मेथड डिफाइन हैं। फर्स्ट, सॉल्वेबल फॉर p
सेकंड सोल्वेबल फॉर वाई, थर्ड सोल्वेबल फॉर एक्स। और एक ऑब्जर्वेशन है जिसे हम कहते हैं क्लेरोट्स फॉर्म। क्लेरोट्स फॉर्म से हम एक सिंपल वे में डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। तो वन बाय वन करके इनको सोल्व करते हैं। और सबसे पहले ले रहे हैं सोल्वेबल फॉर पी, कि इस मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सोल्व की जाएगी। dy अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। तो जब हम क्वेश्चन को देखते हैं तो उससे पहले ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये इजिली पी के लिए सोल्व है या नहीं है। अगर नहीं हो तो फिर हम सेकंड पर जाते हैं सोल्वेबल फॉर वाई पर, और इन दोनों से भी इजिली अगर सोल्व नहीं हो रही है तो थर्ड पर आएंगे। तो आप पहले देखते हैं कि क्या ये इक्वेशन पी के लिए सॉल्वेबल है। तो ये जो dy अपॉन dx लिखा है ये p ही है, तो p इक्वल टू आप इसको इजिली सोल्व कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा मेथड यहां लगेगा सोल्वेबल फॉर p। क्या मेथड है? स्टेप 1, वी विल सॉल्व द इक्वेशन फॉर p आइदर विद फैक्टराइजेशन और बाय श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। तो इसे आप फैक्टर मेथड से या तो फैक्टराइज कर लें, और अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर दूसरा यह है कि आप श्रीधर आचार्य से इसमें p के लिए सोल्व कर लें। तो यहाँ पर ये फॉर्म इस तरह की है, dy अपॉन dx का स्क्वायर है, और माइनस में ये लिखा जा सकता है a 1/2 x 3/2 की पावर भी 2, जिससे ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन जाती है, और इसके फैक्टर हो जाएंगे a प्लस बी a माइनस बी। dy अपॉन dx प्लस a पावर 1/2 x पावर 3/2, dy अपॉन dx माइनस a पावर 1/2 x पावर 3/2 इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर को अलग अलग जीरो करते हैं, ये हमारा इसमें नेक्स्ट स्टेप है। स्टेप 2, इक्वेटिंग टू जीरो फैक्टर्स को इक्वल टू करेंगे जीरो के, एंड सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दस ऑब्टेन्ड। और इस तरह से जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी उन्हें सोल्व करेंगे। तो हम ले रहे हैं पहला फैक्टर dy अपॉन dx प्लस a पावर 1/2 x पावर 3/2 इक्वल टू 0। dy प्लस a पावर 1/2 x पावर 3/2 dx इक्वल टू 0। तो ये जो यहाँ पर dy प्लस दिस बना है, अब इसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा क्योंकि dx के साथ केवल x ही है। y प्लस a पावर 1/2 x पावर 5/2 अपॉन 5/2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा y प्लस 2/5 a पावर 1/2 x पावर 5/2 इक्वल टू c। तो ये वैल्यू आई जो आपने एक फैक्टर था उसको इक्वल टू 0 किया और आपने ये बनाया। इसी तरह से अब दूसरे फैक्टर से वैल्यू बनाते हैं। दूसरे फैक्टर में जहां पर प्लस है वहां पर सिर्फ माइनस है, dy माइनस a 1/2 x 3/2 dx इक्वल टू 0। तो इसी तरह से अब हम माइनस लेंगे तो फाइनली इस लाइन को लिखते हैं, जो रिजल्ट आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाद y माइनस 2/5 a पावर 1/2 x पावर 5/2 इक्वल टू c। यहां पर भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वही लिखना है जो यहां पर लिखा था। अगर हमने कांस्टेंट बदल दिए तो इसका मतलब दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जाएंगे और डिग्री 2 ऑर्डर 2 हो जाएगा, जो कि यहां पर अलाउ नहीं है। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दोनों जगह पर हमें सेम ही लेने हैं। अब आता है स्टेप 3, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू जीरो प्रोडक्ट ऑफ दीज सॉल्यूशंस। ये जो सॉल्यूशन आई हैं इन्हें इक्वल टू 0 बना करके जो इनका प्रोडक्ट आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है जो हमें पूछा गया है। तो इसमें y कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
y माइनस सी माइनस 2/5 a पावर 1/2 x पावर 5/2। एक फैक्टर तो ये हो गया c को इधर लेकर के। दूसरा यहां से y माइनस सी प्लस 2/5 a पावर 1/2 x पावर 5/2 और इक्वल टू 0। अब आप देखें कि ये a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म बन रही है। एक्चुअल में तो आपका आंसर इसी फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, लेकिन चूंकि ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर लेते हैं a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से y माइनस सी स्क्वायर 4/25 a पावर 1 और x पावर 5 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम सोल्व करेंगे उन क्वेश्चंस को जो सोल्वेबल फॉर p हैं। ये 3 स्टेप उनके होंगे और उन्हीं के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। अब आते हैं इसके सेकंड मेथड पर, सोल्वेबल फॉर y। सोल्वेबल फॉर y। अब जैसा कि इस क्वेश्चन को देखते हैं समझ रहे हैं कि ये y इक्वल टू की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये y के लिए सोल्व हुआ ही रखा है, y के इक्वल टू में लिखा हुआ है। तो पहला स्टेप, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर y के लिए सोल्व करना है। तो ये तो इक्वल टू में लिखा ही है, y के लिए सोल्व ही लिखा हुआ है। तो ये से हमें पता चल रहा है कि हम इसमें सोल्वेबल फॉर y यूज करेंगे। हम यहाँ पर जो पहला मेथड अप्लाई कर रहे थे p वाला, वो नहीं हो पाएगा। यहाँ पर p की पावर 3 है और यहाँ p की पावर 1 है, तो हम इसको सोल्व p को नहीं कर पा रहे हैं। तो y इक्वल टू 4p³ प्लस 3xp। solve the differential equation for y, differentiating with respect to x and writing p for dy upon dx। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे with respect to x, dy upon dx is equal to, इसका डिफरेंशिएशन 12p² dp upon dx, और इसमें प्रोडक्ट रूल 3p प्लस 3x dp अपॉन dx। साथ ही ये भी कंडीशन होगी कि डिफरेंशिएशन जब आप x के लिए करें तो जो dy अपॉन dx आएगा उसे आप p लिखें। तो जो dy अपॉन dx है ये p लिखना है और होता ही ये p ही है, 12p² dp अपॉन dx प्लस 3p प्लस 3x dp अपॉन dx। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, सेपरेटिंग टर्म्स containing dp upon dx on left hand side and other terms on right hand side। तो वो टर्म जिनमें dp upon dx है उन्हें लेफ्ट हैंड साइड पर लिख लेते हैं, और जिनमें dp upon dx नहीं है उन्हें राइट साइड पर ले लेते हैं। 12p² dp upon dx प्लस 3x dp upon dx इज इक्वल टू, सॉल्व करने पर यह आ जाएगा -2p। इस तरह की ये फॉर्म बन जाएगी। हमने dp अपॉन dx को लेफ्ट हैंड साइड पर लिख लिया और बाकी जो टर्म थी सारी राइट हैंड साइड पर हो गई हैं। अब इसमें dp अपॉन dx हमारे पास कॉमन आ गया है, 3 कॉमन है, dp अपॉन dx कॉमन है, 4p² प्लस x इज इक्वल टू -2p। नेक्स्ट स्टेप, now we will solve the differential equation by variables separable। अब या तो ऐसा होगा कि जो फैक्टर यहाँ पर लिखा गया है वैसा ही सेम फैक्टर आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर ऐसा हो जाए कि जो फैक्टर यहाँ पर है और वही फैक्टर आपको यहाँ पर बनता है तो वो फैक्टर कैंसिल होकर के ये वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है जैसा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हुआ है, यहाँ पर आप इस वैल्यू को नहीं बना पा रहे हैं, तब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से सॉल्व होगा। तो आपको यहाँ पर देख लेना है, dp अपॉन dx कॉमन लेने के बाद हमेशा जो फैक्टर बनेगा, अगर वही फैक्टर आपको राइट हैंड साइड में मिल गया तो उसे कैंसिल करके सॉल्यूशन मिलेगा, और अगर नहीं है तो फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड पर आना होगा। 3 × 4 12p² प्लस 3x इक्वल टू
इस डी अपॉन डी को इधर ले जा रहे हैं, -2p dx अपॉन dp। अब जो इक्वेशन बनेगी वो dx अपॉन dp की फॉर्म में बनेगी, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा x हो जाएगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल p हो जाएगा। -2p से डिवाइड, -2p, this implies dx upon dp plus 3 upon 2p x इक्वल टू -6p। अब ये आपके पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म बन गई है जो dx अपॉन dp में है। तो हम इसका लिखेंगे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e पावर इंटीग्रेशन, और यहाँ पर x जो है वो डिपेंडेंट है, उसका कोफिशिएंट है 3 अपॉन 2p, और यहाँ लिखा जाएगा dp क्योंकि यहाँ पर p जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, विच इज इक्वल टू e पावर 3 अपॉन 2 log p, विच इज इक्वल टू e पावर log p पावर 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू p पावर 3 अपॉन 2 इंटीग्रेटिंग फैक्टर। Solution of this differential equation, x into integrating factor इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब q की वैल्यू जो कि -6p है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि p पावर 3 अपॉन 2 है, और dp x p पावर 3 अपॉन 2 इक्वल टू -6, और यहाँ पर ये हो जाएगा p पावर 5 अपॉन 2, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो p पावर 7 अपॉन 2 अपॉन 7 अपॉन 2, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। x p पावर 3 अपॉन 2 इक्वल टू -12 अपॉन 7 p पावर 7 अपॉन 2 प्लस c, इस तरह से ये बना है। अब हम ये देखते हैं कि क्या इस वैल्यू से जो हमारे पास ये सॉल्यूशन बना है, इससे और दिया हुआ क्वेश्चन जो था हमारा उससे, उन दोनों से क्या हम p को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो कई बार ये इजीली हो जाता है और कई बार नहीं होता है। जब ऐसा लगे कि p एलिमिनेट नहीं हो रहा है तो हम आंसर को इस फॉर्म में बनाते हैं, x इक्वल टू एक फंक्शन p में और y इक्वल टू दूसरा फंक्शन p में। इस तरह से फिर हम वहां पर आंसर बनाते हैं जहां पर p को एलिमिनेट ना किया जा सके। तो हम x इक्वल टू में इसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो x इक्वल टू -12 अपॉन 7 p, 7/2 -3/2 p स्क्वायर प्लस c अपॉन p पावर 3/2। तो हम x की वैल्यू को p में लिख पाए हैं, ये आ गया x इक्वल टू p में फंक्शन। तो इसी तरह से अब y को भी लिखना पड़ेगा, तो हम इसको इक्वेशन 1 डाल करके इस x को पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, y इक्वल टू 4p क्यूब प्लस 3p ब्रैकेट x माइनस 12 अपॉन 7 p स्क्वायर प्लस c अपॉन p पावर 3 अपॉन 2, y इक्वल टू 4p क्यूब माइनस 36 अपॉन 7 p क्यूब प्लस 3c p अपॉन p पावर 3/2, y इक्वल टू, दोनों में p क्यूब है तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 अपॉन 7 p क्यूब प्लस 3c अपॉन p पावर 1/2। तो इस तरह से हमें y भी p में फंक्शन मिल गया है। तो ये जो x और y की वैल्यू p की फॉर्म में आई हैं, ये हमारे आंसर होंगे, और इस तरह से हम सोल्व करेंगे सॉल्वेबल फॉर y इक्वेशंस को। अब जो नेक्स्ट है वो है सॉल्वेबल फॉर x। जो सॉल्वेबल फॉर x है उसमें कोई चेंज खास नहीं है, सिर्फ इतना है कि जैसे हम इसमें y इक्वल टू लिखते थे, यहाँ पर x इक्वल टू की फॉर्म बना देंगे। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर x, x के लिए सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू में इक्वेशन बना लेंगे,
एंड देन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, और उसके बाद y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन में आपको मिलेगा dx अपॉन dy। dx अपॉन dy को फिर आप क्या लिखेंगे, 1 अपॉन p, क्योंकि p किसके लिए लिखते थे, dy अपॉन dx के लिए। तो 1 अपॉन p रख करके फिर जो बाकी स्टेप्स हैं वो वही होते हैं जो सोल्वेबल फॉर y में है। उसी तरह से हम dp अपॉन dy को कॉमन बनाएंगे और आगे के सॉल्यूशन बनाते हैं। और नेक्स्ट जो इसमें लास्ट है वो क्लियर आउट फॉर्म के बारे में है। क्लियर आउट फॉर्म, क्लियर आउट्स फॉर्म, तो ये एक पर्टिकुलर टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे सिर्फ आप देखते ही उसके आंसर के बारे में बात करते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर या उसका सॉल्यूशन कितना होगा। y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी, ये क्लियर आउट फॉर्म होती है। इसमें जो एफ पी है इसका मतलब है कि p में कोई भी एक फंक्शन लिया गया है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर p में फंक्शन, चाहे वो e पावर p हो, चाहे log p हो, कैसा भी फंक्शन हो, बस p में कोई फंक्शन है, उसमें x और y नहीं है, ना x अलाउ है यहाँ पर, ना y, केवल और केवल p हो सकता है। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx इक्वल टू प्रोडक्ट रूल, p x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x p का डिफरेंशिएशन dp अपॉन dx प्लस यहाँ पर जो भी फंक्शन है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन और फिर p का करेंगे तो dp अपॉन dx। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये p है जिसे हम dy अपॉन dx कह रहे हैं वो और ये p कैंसिल हो जाएंगे। अगर यहाँ पर px है ये तभी कैंसिल हो सकता है, ये अगर यहाँ पर px की फॉर्म ना हो, x ना होकर के मान लो x स्क्वायर भी होता तो भी x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 नहीं होता, 2x हो जाता और ये कैंसिल नहीं होता। इसलिए ये वाली फॉर्म केवल ऐसी ही होनी चाहिए, px ही होना चाहिए, x का स्क्वायर भी नहीं हो सकता है। दिस इंप्लाइज 0 इज इक्वल टू, इन दोनों में dp अपॉन dx को हम कॉमन ले लेंगे, बाकी आ जाएगा x प्लस एफ डैश p, जिससे इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो हम कह रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है dp अपॉन dx इक्वल टू 0 और p इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि अगर p इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तभी तो डिफरेंशिएशन 0 है। लेकिन यहाँ पर p इक्वल टू c जो रिजल्ट आया है इससे और जो क्वेश्चन आपके पास था उनसे आपको p को एलिमिनेट करना होता है। तो आप अगर p को एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेटिंग p, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ सी। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि अगर इस तरह की कोई इक्वेशन है तो केवल p की जगह पर अगर हम c कर दें तो हमारा आंसर आ जाता है। ऐसे फॉर्म को क्लेरोट्स फॉर्म कहा गया है। तो जैसे मैं इसके से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेता हूं एग्जांपल के लिए, y माइनस पी एक्स p माइनस 1 इक्वल टू p। तो क्या ये इस तरह की फॉर्म बनती है, पहले तो हमें ये चेक करना होगा। तो y इक्वल टू की फॉर्म में पहले लिखना है y ब्रैकेट p माइनस 1 माइनस पी एक्स ब्रैकेट p माइनस 1 इक्वल टू p, y ब्रैकेट p माइनस 1 इक्वल टू p, और ये राइट हैंड साइड पर प्लस पी स्क्वायर एक्स माइनस पी एक्स। y p माइनस 1 इक्वल टू, अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके देखें कि क्या ऐसी फॉर्म बन रही है। तो इसको हम एज इट इज ऐसे पी एक्स को कॉमन लेकर रहने दें p माइनस 1 की फॉर्म में और डिवाइड कर दें p माइनस 1 से, तो यह आ जाएगा p अपॉन p माइनस 1 प्लस पी एक्स अपॉन p माइनस 1 कैंसिल। दिस इंप्लाइज y इक्वल टू पी एक्स प्लस p अपॉन p माइनस 1। अब आप देखिए कि ये
इसी तरह की एक फॉर्म बन गई है y इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन इन p। तो ये केवल p में ही फंक्शन होना चाहिए, इसमें x और y यहाँ पर नहीं होने चाहिए। अब हम कहते हैं इट इज क्लेरॉट्स फॉर्म। जो क्लेरॉट्स फॉर्म है, अब हम उसको ऐसे बार बार सॉल्व करके नहीं दिखाने की जरूरत है, क्योंकि एक पैटर्न हमने बना लिया है, इसलिए डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। द सॉल्यूशन of given equation obtained by putting C for P, P की जगह पर वहां पर C लिख दें, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू सी एक्स प्लस सी अपॉन सी माइनस वन। ये हमारा आंसर होगा। या हम इसका आंसर ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि जब हमें पता चल गया है ये क्लेरॉट फॉर्म है, y माइनस सी एक्स सी माइनस वन इज इक्वल टू सी, यानी जहां पर भी p लिखा गया है उसे हमने c कर दिया है। तो ये क्लेरॉट फॉर्म का सॉल्यूशन है। हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे और p की जगह पर c कर देंगे। तो ये हमारा टॉपिक था फर्स्ट ऑर्डर और मोर देन 1 डिग्री के लिए।